आजमगढ़ में न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा इस बार ब्रेन की जटिलतम बीमारियों में से एक आर्टेरियोवेंस मालफॉर्मेशन नामक बीमारी से ग्रसित बांग्लादेश के मरीज का सफल इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल ने अपनी टीम की काबिलियत को विश्व पटल पर साबित किया। हसन जमा नाम का ये मरीज 24 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की नौगांव जनपद के रहने वाले हसन जमाल को वर्ष 2019 में मिर्गी का एक झटका आया, जिसके बाद बांग्लादेश के अस्पताल में उनकी जांच हुई, जहां जांच के बाद ये पता चला कि इनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक बड़ा सा खून का गुच्छा है, जो उनके मृगी के झटके का कारण है। साले अक्टोबर 7 तारीखे झटका খিচুড়ি বাংলাদেশে ডাক্তার দেখায় মানে এমআরআই করে আপনার ইয়ে ধরা ইভিএ ওখান থেকে ঢাকাতে যাই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ওখানে ওখানে ওই একই পরে ওরাও ওখানে বলে যে অপারেশন করতে হবে। বাংলাদেশের ডাক্তার বলছিল যে এখানে না করাটাই ভালো, কারণ আমাদের এখানে তো প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। তাই সিদ্ধান্ত নেই যে ইন্ডিয়াতে আসবো। তো প্রথমে যাই চেন্নাই এমজিএম হাসপাতাল চেন্নাই। তো ওখানে যাওয়ার পর এনজিওগ্রাম করার পর মনের ভিতরে একটা কেমন যেন একটা ইয়ে আসে, মানে ওদের আচরণটা খুব একটা যে ভালো লাগবে না, মানে টাকা পয়সা একবার বললে এনজিওগ্রামে ভালো হয়ে যাবে, 3 বার বা 4 বার করলে ভালো হয়ে যাবে। পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে, টাকা লাগবে অনেক, 9 লাখ টাকা ইন্ডিয়ান রুপি 9 লাখ। আমার এখানে শোনার পরে আমার একটা ইয়ে হলো যে আমি আজমগড়েই আমার এই বিয়ের সঙ্গে সেখানে আসলাম ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। এখানে এখন বর্তমানে ইনশাল্লাহ ভালো আছে। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन बहुत ही, ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक को होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था, और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई, जैसे आपने बताया कि नस कुछ फट गई थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूंकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चारों तरफ से इस गुच्छे के अंदर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थी वो कई तरफ फैली हुई थी, नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती हैं, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंड हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया, जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है, वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई, और जो कि काफ़ी तेज ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरो सर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है।
तो एक लास्ट रिफर जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेक्ट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी। खबर में बस इतना है।